हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल 19 को समझा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देखा था एंड सेंसरशिप ऑफ मूवीज को समझा था। आज हम आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो बेसिकली आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ। अगर लॉ का वायलेशन होगा तो आपको जेल में डाल सकते हैं, आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in the force of time of that commission of the offense। बेसिकली जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वो बात कर रहा है कि आज मैंने चोरी की, मैं गया किसी के घर और मैंने चोरी कर ली, मैंने बहुत सारे रुपए निकाल लिए, सोना चांदी सब चोरी कर ली। तो उस टाइम पे मान लीजिए अगर सजा थी, चोरी की सजा थी 3 साल। ठीक है, अगर मान लो मुझे पनिशमेंट मिली 3 इयर्स की और मैंने चोरी की 19 दिसंबर को मैंने चोरी की और उस टाइम पे 3 साल की सजा थी और मुझे जेल में डाल दिया गया। लेकिन पार्लियामेंट कल को एक लॉ लेके आ गई, पार्लियामेंट 20 दिसंबर को एक लॉ लेके आ गई और पार्लियामेंट ने बोला कि अब से हम जो भी चोरी करेगा उसकी सजा हम 5 साल की कर देंगे, हम 3 साल से 5 साल की उसकी सजा कर देंगे। तो फिर जो मुझे सजा होगी वो 5 साल की होगी या 3 साल की होगी? मुझे जो सजा मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल की होगी, क्योंकि ये लॉ जो आया है ये 20 दिसंबर को आया है और मुझे चोरी के केस में जेल में 19 दिसंबर को ही डाल दिया गया था और कोर्ट ने मुझे उस टाइम पे 3 साल की सजा सुना दी थी और पार्लियामेंट एक दिन बाद में लॉ लेके आया है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 1 यही चीज बोल रहा है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है अगर कोई टैक्स लॉ हो, गवर्नमेंट टैक्स का स्लैब इंक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जांपल 20 दिसंबर को गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई, एक नया टैक्स स्लैब लेके आई कि अब से जिसकी भी इनकम 12 लाख से ज्यादा होगी उसको टैक्स देना होगा 10% और ये लॉ 1 साल पहले से लागू होगा। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन टैक्स लॉज जो रहते हैं उसमें गवर्नमेंट ये चीज कर सकती है। क्लियर है? और अच्छे से समझते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या बोल रहे हो। आर्टिकल 20 को और अच्छे से समझते हैं। देखो, आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजंस, ये दोनों के लिए है। ठीक, द लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज, सच लॉज मे बी गिवन इफेक्ट फ्रॉम द डेट प्रायर टू इट्स ट्रांजेक्शन। द लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज, सच लॉज मे बी गिवन effect from the date prior to its transaction, and act which operates to cover the past transaction is called retrospective in nature। जो मैंने बताया कि आज गवर्नमेंट लॉ लेके आई कि हमें टैक्स स्लैब इंक्रीज करना है और हम टैक्स स्लैब पीछे से जाके इंक्रीज करेंगे, पीछे के 1 साल से जाके इंक्रीज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब पार्लियामेंट पीछे से जाके लॉ को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, पीछे वाले टाइम में जाएगी एंड देन इट विल इंप्लीमेंट लॉ। एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन दैट इंपोजेस पेनाल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉ। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ बनते हैं ना, वो सिर्फ सिविल लॉज और टैक्स लॉज बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉज नहीं बन सकते हैं। जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे जेल में डाल दिया चोरी के जुर्म में, उस पे नहीं बनेगा। क्रिमिनल लॉज पे नहीं बनते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ, सिर्फ सिविल लॉज और टैक्स लॉज पे बनेंगे। ये भी क्लियर है। इन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 द लिमिटेशन इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज, सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बना सकती है, बाकी सिविल लॉज और टैक्स लॉज पे गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नेचर से कवर कर सकती है। ये इसलिए होता है
जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एक टैक्स स्लैब लेके आई, गवर्नमेंट आज एक टैक्स स्लैब लेके आ गई, उन्होंने कुछ टैक्स स्लैब कम कर दिया, लेकिन उन्हें फ्यूचर में जाके पता चला कि हमारे पास जो अर्निंग्स आ रही थी, जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स के जो रुपए आ रहे थे, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहे थे, उनको पता चला कि हमारी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें तो इनकम, उसमें तो रुपए आना कम हो गए है ना, उसमें रुपए आना कम हो गए, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो टैक्स स्लैब बढ़ा देगी। तो गवर्नमेंट पीछे के इफेक्ट से टैक्स स्लैब बढ़ा सकती है अगर गवर्नमेंट को करना होगा तो, ठीक है। सिविल लॉज और टैक्स लॉज में आप पीछे से जाके पेनाल्टीज इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉज में नहीं हो सकती, जिसमें कि आपको जेल में डाल देंगे, ये सारी चीजें जो मैंने चोरी वाला एग्जांपल दिया था। क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बनते हैं। क्रिमिनल लॉ में अगर मैंने आज क्राइम किया है तो आज की डेट में जो सजा है मुझे वही सजा मिलेगी, यहां तक। तो सिविल लॉज क्या होते हैं? सिविल लॉज वो होते हैं जो सिविलियन से डील करते हैं, जैसे मैरिज से रिलेटेड कोई लॉ हो गया, हमने अनटचेबिलिटी वाला लॉ देखा था आर्टिकल 17 में, उसको सिविल राइट्स एक्ट दिया गया था, हमने समझा था ना प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो सिविल लॉज होते हैं। और क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं? जो कोई क्रिमिनल केस होता है उससे डील करते हैं, मर्डर वाला, ठीक है। तो आपको सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज का भी डिफरेंस पता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल लॉज और टैक्स लॉ पे लगता है, क्रिमिनल लॉ पे नहीं लगता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब किसी ने कोई क्राइम किया है और अगर उसे सजा मिल गई है तो उसे एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी, डबल जियोपार्डी नहीं होगा। No person should be punished twice for the same cause of action. This is also known as double jeopardy. ठीक है। किसी ने कोई क्राइम किया है, उसकी जो सजा है उसे उतनी ही सजा मिलेगी, एक क्राइम करने पे दो सजा नहीं मिलती है ना। नो पर्सन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर चोरी की है तो चोरी की सजा मिलेगी, मर्डर किया है तो मर्डर की सजा मिलेगी। मैं गया किसी के घर पे, मेरा डाका डालने का मन हो गया, मैं गया किसी के घर पे, मैंने चोरी की, ठीक है। जब मैं चोरी कर रहा था तो जो ओनर था मान लो वो उठ गया और उसने मुझे देख लिया और मैंने उसका मर्डर भी कर दिया है, तो मुझे कौन कौन सी सजा मिलेगी? मुझे सजा मिलेगी चोरी की, मुझे सजा मिलेगी मर्डर की, ठीक है। लेकिन मुझे ये इन दोनों की ही सजा मिलेगी, इसके अलावा कोई सजा नहीं मिलेगी। क्लियर है? सो नो पर्सन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मैंने जो क्राइम किया है उसकी मुझे एक बार ही सजा मिलेगी, लेकिन अब वो क्राइम मैंने कितने किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैंने चोरी भी की है और मैंने मर्डर भी किया है, तो मुझे उतनी ही सजा मिलेगी। इसी एग्जांपल को और आगे लेके चलते हैं। मैंने चोरी की, मैंने उस ओनर को मार दिया। अब मैंने उस ओनर को मारा तो घर का एक और सदस्य उठ गया, एक और फैमिली मेंबर उठ गया, तो मैंने उसे भी मार दिया। तो मतलब मैंने 2 मर्डर करे हैं और मैंने चोरी की है, तो मुझे सजा कितनी मिलेगी? सजा मुझे मर्डर की ही मिलेगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि 2 मर्डर की सजा मतलब 5 साल की सजा अभी ले लो, 5 साल फॉर एग्जांपल लेते हैं इसको कि 5 साल आपकी एक मर्डर की सजा है, 5 साल दूसरे मर्डर की सजा है और 3 साल आपकी चोरी की सजा है। ऐसा नहीं होगा ना। मर्डर की सजा 5 साल है तो 5 साल मिलेगी। अब फिर मैंने 1 किया या 2 किया, उस दिन तो मैंने 2 किए थे, तो 5 साल में मुझे 5 साल की मुझे सजा वो मिल गई प्लस 3 साल की चोरी की सजा मिल गई। ये एग्जाम्पल लिया था मैंने 5 साल और 3 साल। आपको क्लियर है ना? ठीक है। नो पर्सन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल जियोपार्डी। अगर मैंने जो क्राइम किया है मुझे सिर्फ उसी की सजा मिलेगी, डबल क्राइम की सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। 20 क्लॉज 3 क्या है? 20 क्लॉज 3 है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be completed to be witness shall be contemplated to witness against himself। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने चोरी की और मैं खुद ही पुलिस स्टेशन चल गया कि देखो साहब मैंने तो चोरी कर ली है, अब आप मेरे को गिरफ्तार कर लो, तो ये प्रोहिबिट किया गया है, ये प्रोहिबिट किया गया है। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नार्को टेस्ट इज दस प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और मैंने बोला कि सर मैंने चोरी की है, तो जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो सिर्फ मेरे बयान पे मुझे अंदर नहीं करेंगे, वो पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे ना कि वाकई में इसने चोरी की है या नहीं की है।
अगर कोई भी इंसान कल को खुद चला जाए पुलिस स्टेशन कि मैंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और उन्होंने, वो बैठे ही थे कि आओ स्वागत है तुम्हारा अंदर चलो, ऐसा नहीं होगा ना। वो पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। सो कोई भी इंसान ऐसे बयान नहीं दे सकता है। नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। या आप लोग सीरियल वगैरह में भी देखते होंगे ना, आते हैं ना कि मुझे ले लो, मुझे पकड़ लो, मैंने चोरी की है, मुझे अंदर डाल दो। तो ऐसा नहीं होता है। अब वो पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर एक्शन लिया जाता है। आई होप आपको आर्टिकल 20 क्लियर हो। ठीक है, अब हम आर्टिकल 21 समझते हैं। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें पता है पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, मैं फ्री हूं अपने कोई भी डिसीजंस लेने के लिए। लाइफ आपको पता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। हर इंसान अपनी लाइफ से डिप्राइव नहीं हो और पर्सनल लिबर्टी से नहीं हो। हर इंसान अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाए और अपनी लिबर्टी अच्छे से एंजॉय कर पाए। किसी की भी लाइफ खतरे में नहीं हो और सबकी लाइफ मतलब एक अच्छी लाइफ जिए। ठीक, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अब यहां पे क्या वर्ड आ गया? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अब मतलब कि लेकिन पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो आपकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ तो नहीं बनाएगी कि मार दो। वही बात है कि मैंने किसी का मर्डर किया है या मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तो एक प्रोसीजर है ना कि मुझे फांसी पे लटकाया जा सकता है। तो एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अगर मैंने कोई क्राइम किया है या मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी सजा है डेथ, ठीक है, जिसकी सजा डेथ है, तो वो मुझे मिलेगा क्योंकि पार्लियामेंट वो लॉ बना चुकी है कि ये क्राइम की वजह से आपको डेथ पेनाल्टी दी जाती है। सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। क्लियर? इस आर्टिकल को बहुत एक बड़ी डेफिनेशन है, एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। अब हम इस आर्टिकल की उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। This article has been transformed by Supreme Court that it now include all conceivable human rights within its ambit. Right to life, जो आर्टिकल है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। लाइफ जीने के बहुत सारे राइट्स होनी चाहिए ना हमारे पास। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी भी इंसान को खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब किसी इंसान को एक प्रॉस्परस लाइफ जीनी है तो उसे एजुकेशन चाहिए होगा, उसे लिबर्टी चाहिए होगी, उसे बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चाहिए होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि बहुत सारी ह्यूमन राइट्स आती है ना। कैसी ह्यूमन राइट्स आती हैं? राइट टू प्राइवेसी, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, राइट टू फ्री लीगल एड। अब देखो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। बेसिकली अगर हम दिवाली के बाद देखें तो उस टाइम पे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या वहाँ के लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं? वहाँ कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं वो उनके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो राइट टू लाइफ मतलब ये नहीं होता है। राइट टू लाइफ डज नॉट मीन्स mere animal existence. The word life does not mean the mere animal existence or survival. Rather than it includes right to life with human dignity and all those aspects of life which make life meaningful. अगर कोई एक अनएजुकेटेड इंसान, एक अनलिटरेट इंसान है, उसका लाइफ वो कैसी लाइफ जीता होगा? मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। अगर वो एक मेडिसिन ही लेने जाता होगा दुकान पे तो दुकान वाला तो उसे पागल बना देता होगा। एक्सपायरी डेट क्योंकि हम लोग देख सकते हैं वो नहीं देख सकते ना। तो क्या एक वो अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं? लाइफ मतलब ये नहीं है ना कि हम एक मियर एनिमल एग्जिस्टेंस हो, एक इंसान एक अच्छी लाइफ जिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जिए। तो इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन्स मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच मेक लाइफ मीनिंगफुल। और उसके लिए कौन कौन सी राइट्स हैं? जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, कस्टोडियल वायलेंस नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान का एक अपना प्राइवेट स्पेयर होता है, उसमें हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं। मेरा ही मान लो एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो, एक एग्जांपल के लिए मान लेते केस चल रहा है मेरा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब वो केस आ ही नहीं रहा, उसकी डेट आ ही नहीं रही, डेट पे डेट
और पता चलता है 10, 12, 15 साल, कोई लिमिट नहीं है, इतने पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ को मतलब राइट टू लाइफ की उसमें एक हर्डल है ना, वो भी एक राइट टू लाइफ की उसमें हर्डल है कि नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स राइट्स हैं जो राइट टू लाइफ के अंडर आती है, राइट टू लाइफ के एम्बिट में आती है, हमें इन सभी को देखना। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसका एक बहुत ब्रॉडर मीनिंग दिया है। अब हम एक चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप समझ गए थे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। अगर कोई लॉ है, कोई डेथ पेनाल्टी का लॉ है, मैंने वो क्राइम किया है तो वो मुझे मिलेगा क्योंकि वो पार्लियामेंट का लॉ है। अब एक कॉन्सेप्ट और है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमें उसे भी देखना होगा और इसके लिए एक पूरा एक जूरिस्प्रूडेंस है। ए के गोपालन केस टू स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, हमें वो चीज देखनी होगी, टू मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, तो हम इसे समझते हैं। द कोर्ट हैज ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ आर्टिकल 21 विच इज इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव इंजेक्शन टू अ पॉजिटिव मैंडेट टू डू ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ लाइफ वर्थ लिविंग। अब आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 21 बोल रहा है राइट टू लाइफ, सिर्फ राइट टू लाइफ बोल रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर सारी ह्यूमन राइट्स आ जाती हैं, जैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन वाली राइट है, जितनी भी ह्यूमन राइट्स है, राइट टू वोट, ये सारी राइट्स आती है राइट टू लाइफ के अंदर। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव मैंडेट दे दी ना उन्होंने उसको कि इतनी सारी राइट्स है उसके अंदर है, और स्टेट की कोशिश रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स पीपल को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा राइट सिटीजन्स एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, सो आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव मैंडेट बना दिया है। अब हम इसका पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस समझेंगे एक एक गोपालन केस से मेनका गांधी केस तक। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें वर्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसमें है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो इन जो मैंने एक एक गोपालन केस से मेनका गांधी केस तक का बात की थी, वो यही था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हम कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तक पहुंच गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा है, लेकिन हमारे आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड है। तो ये सारी डिबेट में जाने से पहले हम पहले समझ लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो पहले हम इनके मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइज द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब ये होता है वेदर द प्रोसीजर फॉर इनेक्टिंग अ लॉ एंड द लॉ इटसेल्फ इज जस्ट और फेयर और नॉट। मान लो आज हमारी पार्लियामेंट में एक क्राइम से रिलेटेड हमने डेथ पेनाल्टी कर दिया। एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमने चोरी के क्राइम के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कि जो भी चोरी करेगा उसे डेथ पेनाल्टी मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो प्रोसीजर था, जिस प्रोसीजर से पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, क्या वो प्रोसीजर सही था या गलत था, क्या चोरी के जुर्म में इंसान को डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ इतनी सारी चीज़ें देखेगी, वो पूरे प्रोसीजर को चेक करेगी और सुप्रीम कोर्ट लॉ की विजडम को देखेगी कि क्या चोरी का क्राइम इतना बड़ा है कि इंसान को फांसी की सज़ा दे दी गए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बहुत सारी चीज़ें कवर है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या है? देयर मस्ट बी अ वैलिड लॉ, एक वैलिड लॉ होना चाहिए। द कोर्ट विल नॉट एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द लॉ। कोर्ट्स आर not supposed to look under the wisdom of law, it is the parliament matter। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने बना दिया है कि चोरी के क्राइम में इंसान को फांसी की सजा मिलेगी, मतलब मिलेगी क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है, और कोर्ट का काम है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोसीजर एस्टैब्लिश हो। कोर्ट लॉ के कंटेंट में नहीं जाएगी, कोर्ट लॉ के कंटेंट में नहीं जाएगी। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि लॉ के प्रोविजंस क्या है, कोर्ट ये नहीं देखेगी कि किस प्रोसीजर से पास किया गया है। ठीक है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि भले ही पार्लियामेंट लॉ बना दे, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट देखेगी कि क्या वो प्रोसीजर सही है, क्या लॉ होना चाहिए, जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है उस लॉ की ज़रूरत है भी या नहीं है, क्या चोरी के क्राइम के लिए डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए, मतलब जिसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना रही है वो लॉ जस्ट है या नहीं है। तो ये चीज़ें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इनेक्ट होती हैं या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आती हैं। एक क्विक रिवीजन देखते हैं।
आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है कि आपने ये क्राइम किया है तो आपको डेथ पेनाल्टी मिल सकती है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर वो लॉ उस लाइफ को कहीं कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो कि मेरी राइट टू लाइफ नहीं है, क्योंकि आपने क्राइम किया है और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो अब आपको डेथ सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, आपने वो क्राइम किया है। ठीक, ये आपको समझ में आया। फिर राइट टू लाइफ में हमने क्या देखा था कि राइट टू लाइफ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस हो। राइट टू लाइफ एक बहुत ब्रॉड कॉनोटेशन है। राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स आती हैं। ह्यूमन राइट्स में कैसी कैसी, जैसे इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन, वोट, ये सारी चीज़ें राइट टू लाइफ के अंडर है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होगी तो क्या हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे? मैंने आपको बताया था कि इलिटरेट पर्सन जब मेडिसिन लेने जाता है तो वह एक्सपायरी डेट भी नहीं देख सकता, तो क्या उसकी लाइफ वो अच्छे से जी पा रहा है? वो तो एक मियर एनिमल एग्जिस्टेंस हुआ ना। हमें लाइफ को अच्छी जीने के लिए हमारे पास और भी राइट्स होनी चाहिए। तो हमने इस राइट को क्या बोला है? इट इज़ अ पॉजिटिव राइट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को हमने एक पॉजिटिव राइट बना दिया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या हुआ है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये हुआ है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो कोर्ट विल नॉट एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द लॉ। मतलब आपने लॉ बना दिया है कि फॉर एग्जाम्पल चोरी के क्राइम में फांसी की सजा मिलेगी, मतलब मिलेगी, फिर कोर्ट उस चीज पे नहीं जाएगा कि इस क्राइम के लिए क्या फांसी की सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके जो प्रोविजंस हैं वो सही है या नहीं है। कोर्ट उस सारी चीज में नहीं जाएगा क्योंकि लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का, एंड कोर्ट्स आर नॉट सपोज टू लुक अंडर द विजडम ऑफ लॉ, इट इज द पार्लियामेंट मैटर। ठीक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये होता है, अपोजिट तो नहीं बोल सकते, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है इसका। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बोलता है कि चाहे लॉ बन गया हो लेकिन कोर्ट का काम ये है कि वो चेक करेगा कि जो लॉ बना है क्या वो सही तरीके से बना है, क्या वो लॉ जस्टिफाइबल है, क्या जो क्राइम है, जिस क्राइम के लिए पार्लियामेंट ने जो सजा दी है, क्या वो सजा जस्टिफाइबल है या नहीं है। तो हमारे कोर्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इच्छा थी कि कोर्ट के पास में इच्छा हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहने का, सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसा। ठीक है, सो हमारे इंडियन कोर्ट्स ने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में चेंज आ गया है। आप लोग अगर आर्टिकल को देखोगे तो आर्टिकल में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर ही, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। हमारे पास में ये पावर है कि हम चेक कर सकते हैं कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो सही है या गलत है। ठीक है, ये मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया था अपने जजमेंट को, या मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंडर ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। एक तरीके से देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को पावर दे दी है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ही एक तरीके से पावर दे दी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत। ठीक है, अब हम उन केसेस को देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था। उन केसेस में यही है जो मैंने आपको समझाया। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर मस्ट बी अ वैलिड लॉ, द कोर्ट विल नॉट एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द लॉ, द कोर्ट विल नॉट एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द लॉ एंड विल नॉट जज इट फेयरनेस ऑफ रीजनेबिलिटी। मतलब आपने जो लॉ बना दिया है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है वो सही होगा और सुप्रीम कोर्ट उसके कंटेंट में नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बोला था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला है? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, SC हैज चेंज इट्स स्टैंड एंड हेल्ड दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ inherently incorporates due process of law. SC has changed its stand and held that procedure established by law inherently incorporates the due process of law. Inherently incorporates
the due process of law. Hence, the court have taken upon itself the power to analyze the law, whether the law depriving a person of his liberty or it's just a fair and reasonable. तो अब कोर्ट लॉ का कंटेंट चेक कर सकता है। यहां तक क्लियर है। ये पूरा आर्टिकल 21 का था कि 21 के जजमेंट में 21 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के क्या स्टैंड थे। हमने प्रियम्बल में भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट है ना अपने जजमेंट हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह देता है, हाँ ना। प्रियम्बल में पहले बोला प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बोल दिया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट वेवरिंग जजमेंट देता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट बहुत एक स्ट्रांग हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बहुत ज्यादा पावर दे दी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आ गया है समझ में। एक बार देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। इट इज अ पॉजिटिव मैंडेट है। ठीक है, हमने पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस देख लिया, ए के गोपालन केस और मेनका गांधी केस में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आपको पता ही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, देन ये हमने देख लिया। आर्टिकल 21 डज नॉट मीन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, ये भी हमें पता है। इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच मेक लाइफ मीनिंगफुल। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में क्या बोला है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मेनका गांधी केस हेल्ड दैट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड 21 रिप्रेजेंट द गोल्डन ट्राइंगल। 14 कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 19 कौन सा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और 21 कौन सा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ इक्वालिटी के बिना पॉसिबल नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिना पॉसिबल नहीं है। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है कि हमें सारे आर्टिकल्स को लिंक करना होगा। हम एक एक आर्टिकल को नहीं पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में हमें सारी चीज़ों को लिंक करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आएगा कि एक्सप्लेन आर्टिकल 21। ये क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, 90s में आते थे, 2001-2 में आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन लिंक होके आते हैं। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 21 राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दीज रिप्रेजेंट दी गोल्डन ट्राइंगल। इनके बिना राइट टू लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो आपको आर्टिकल 21 क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूथेनेशिया और एक और बिल है, हम उसे देखेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो हम आर्टिकल 21 के कुछ रीसेंट एग्जाम्पल लेके और अच्छे से इसको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।